फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से बेच में। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हो सब? हेलो रोहन, हेलो मोहिन, हेलो हेलो सानिया, हसन, अभिषेक, तुषार, जुनेद, हेलो संदीप। बेटा इतनी बातें हो चुकी, तो टेस्ट का सिलेबस अब बार बार कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आगे बढ़े और क्या क्या चीजें करने वाले। आज हम करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वीबीटी। याद रखना, तुम्हारे या तो वीबीटी से क्वेश्चन आएगा, या सीएफटी से क्वेश्चन आएगा, या वर्नर के सिद्धांत से आएगा, या फिर तुम्हारी किस्मत बहुत सही रही तो यूपीएससी नामकरण पूछ लेगा, ठीक है? इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। या थोड़ी खराब रही तो समाई होता है, इसमें भी समाई होता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे जरा देखो, अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वीबीटी, क्या वो सब बच्चों को समझ में आया? क्या हमने सब बच्चों को, क्या आप सबको मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो समझ में आया बेटा? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या आप सबको वीबीटी समझ में आया अच्छे से? क्या वीबीटी समझ में आया? अरे यार पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। अरे मैं नहीं रखूंगा बस, ठीक है पढ़ लो। हाँ सर, लेडी करवा चौथ क्यों रखती है बेटा? अपनी मम्मी से पूछना ना, मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, उनकी तो हुई, वो ज्यादा बढ़िया बताइए, ठीक? ओके हाँ जी, वीबीटी के एग्जांपल बता दो। अरे बताया तो घर पे करवाया, करने के लिए दिए तो थे, और फिर मैंने यूट्यूब पे भी तो करवाया था। कितने करवाऊं? अब जरा देखो ध्यान से आगे। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ और बातें यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ये बात या तो पार्सर से पूछते हैं या एसपी सर से पूछना। अभी एसपी सर आएंगे ना, एसपी सर से पूछना कि बताओ सर करवा चौथ क्यों रखते हैं, ठीक? ओके हाँ जी, क्लियर है बेटा? 14 घंटे रोज पड़ता है? नहीं पड़ता होगा 14 घंटे रोज तो, ठीक? हाँ जी, 5 नवंबर को शादी है बेटा, शादी है तो यार थोड़ा सब चीजें मैनेज करके चलो, ठीक? ओके, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, वीबीटी हमने पढ़ लिया बेटा। वीबीटी के अंदर हमने ये देख लिया कि समन्वय संख्या 6 वाले संकुल, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, किसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है वो बातें आपको पता होनी चाहिए। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, उस बात का भी संकट पे फर्क पड़ता है। ओके, तो अब मैं कुछ बातें और ऐड करवाना चाहता हूँ वीबीटी में, ताकि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। कल एक बच्चे ने, शायद प्रेरणा ने, मेरे को एक मैसेज किया था, ठीक है, कि सर इस कंपाउंड में संकरण क्या होगा? बेटा उन कंपाउंड के हम संकरण ना वीबीटी तो लगाओगे, लेकिन शायद उनसे आपके गलत है, ठीक? तो वहां पे उनके लिए मैं कुछ बातें यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। तो अब आगे चले उससे पहले कुछ नोट लिख लो, नोट। हाँ जी हाँ जी, जरा देखो ध्यान से बेटा, आगे हम बढ़े उससे पहले कुछ नोट लिख लेते हैं। कल हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो वीबीटी हम पढ़ रहे थे। वीबीटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा, परंतु उससे पहले केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा, उसी के पश्चात संकेत कक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे, फिर उसमें क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन के लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। वहां पे लिगेंड को भी देखना जरूरी है कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, ठीक? अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर नोट, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर नोट। सारी बातें बढ़िया से देखनी है, कुछ अलग पॉइंट है ये हट करके, अच्छे से देख लेना। ओके हाँ जी, अब पहला पॉइंट सब बच्चे बढ़िया से देख लेना बेटा, ठीक है? निकल +2, अगर निकल +2 का अष्टफलकीय संकुल आपको दिख जाए, निकल +2 के अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में अगर केंद्रीय परमाणु निकल है बेटा और अष्टफलकीय संकुल बना रहा है, मतलब समन्वय संख्या 6 वाला संकुल बना रहा है, संकुल में यदि मतलब चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, अगर निकल +2 है और यह एक अष्टफलकीय संकुल बना रहा है, तो चाहे लिगेंड कैसा हो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, हमेशा संकरण sp3d2, बाहर वाले ही 2 डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। अरे मैं लिख रहा हूं, ये तो दिखाई दे रहा होगा, बंद करके देख लो बेटा दोबारा से, ठीक है? निकल +2 के अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड कोई भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वाला हो या वीक वाला हो, दोनों में संकरण क्या होगा? sp3d2 होगा, sp3d2 होगा, ठीक है? जैसे कि देखो उदाहरण, अरे भाई पढ़ लो इधर, NiH2O होल 6 निकल पर आवेश +2, यह एक अष्टफलकीय संकुल है। ये एक बेटा लास्ट चैप्टर है सिद्धि, यह एक अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय संकुल में समन्वय संख्या 6। अब देखो निकल +2 है, तो आप यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया इसका संकरण क्या होगा? sp3d2 होगा। ये तो भले लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन अगर इसकी जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आ जाता बेटा, ठीक है चिकारा, यहाँ पे ni, अगर यहाँ पे अमोनिया आ जाता, यहाँ पर अमोनिया आ जाता, निकल पर आवेश कितना है? +2, क्योंकि उदासीन है, मतलब जितना भी संकुल पर आवेश हो निकल की वजह से आया। ये भी क्या होगा? यहाँ पे भी संकरण इसका d2sp3 ना होकर के क्या होगा? sp3d2 होगा। ऐसे लिख लेना, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? आपको ध्यान रखना है, इसीलिए नोट लिखवाया है, ठीक? इन चीजों को फिर मैं अगर चाहोगे तो सीएफटी से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट ये पॉइंट ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा, डाउट ही नहीं आएगा, ठीक है? ओके क्लियर, हमेशा यही होगा, ठीक है? ओके, अब अगला पॉइंट दूसरा, अगर यही बात निकल +4 के लिए करवा दी जाए, निकल +4 में हो तो क्या करेंगे सर? निकल +4 के अष्टफलकीय संकुल में, के अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, ठीक है? लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो, लिगेंड d2sp3, ठीक है? अष्टफलकीय संकुल बोला बेटा, समन्वय संख्या 6, 4 नहीं है निशा, ठीक है? निकल +4 के अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, संकरण सदैव क्या होगा? d2sp3 होगा। क्यों होगा? इसका कारण यह है, यहाँ आवेश कम है, यहाँ आवेश ज्यादा है, ज्यादा आवेश मतलब निकल का जेड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, ठीक है? हाँ जी, Ni+4 के अधिक जेड इफेक्ट के कारण, ठीक है? क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखना, d2sp3 अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है मामला? क्लास चल रही है बेटा एकदम बढ़िया से, अच्छे से ये देख लेना। उदाहरण देखो ध्यान से इसको। अरे श्वेता जी क्या रोंगे बेटा, लिखो इनको सबको। ओके क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ जी देखो उदाहरण देखो ध्यान से इसका। अगर इन्हीं की जगह कोई ऐसा उदाहरण ले लिया जाए, जैसे कि देख लो ध्यान से, यहाँ पर Ni है, H2O है आपके पास, है H2O है आपके पास, यहाँ पर ये +2 की बजाय यहाँ पर निकल पर आवेश है +4, तो यहाँ पे जो संकरण होगा भले ये दुर्बल है, लेकिन अंदर वाले 2 डी पार्टिसिपेट करेंगे, इसका संकरण d2sp3 होगा, ना कि sp3d2। क्लियर है बेटा?
क्लियर है निशा जी? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखने इन दोनों पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट कोबाल्ट के साथ। अब देखो ध्यान से, कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट वाला ध्यान रखना। अगला पॉइंट कोबाल्ट, ध्यान से सारी चीजें क्लियर करें। समन्वय संख्या 4 में कोई नहीं देखना बेटा, नॉर्मल देखना, ठीक है? कोबाल्ट +3 यदि ऑक्सीजन डोनर लिगेंड से अटैच हो तो अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था में है और वह ऑक्सीजन डोनर लिगेंड से अटैच है, जैसे कि ऑक्जेलेटो, जैसे कि H2O, तो ऐसे लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, कोबाल्ट ऑक्जेलेटो के साथ संकुल। इसमें आप देखोगे बेटा, एक ऑक्जेलेटो पे -2 आवेश होता है, 3 पर -6 में क्या जोड़ेगी? -3 आ जाए, प्लस का 3। हाँ जी बेटा, ये ट्रिक है बेटा सुमित। इसी तरीके से एक और कंपाउंड देख लो, कोबाल्ट H2O के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर कोबाल्ट पर आवेश +3 है। तो दोनों में देखो ध्यान से आप, ये भी कोबाल्ट अष्टफल के संकुल बेटा, अभी तो चला है, अभी तो चलेगा ये चैप्टर। मैंने बड़ा चैप्टर कहा था ना, बड़ा चैप्टर बताइए। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, कोबाल्ट +3 से अगर ऑक्सीजन लिगेंड अटैच हो, ठीक है? अष्टफल, यहाँ पे लिख लेना अष्टफल के संकुलों में, ये भी मेंशन कर लेना यार, ठीक है? हाँ जी, इसके ट्रिक भी लिखवा रहा हूं मैं। हाँ जी, यदि कोबाल्ट +3 से ऑक्सीजन दाता परमाणु वाला लिगेंड अटैच हो। अब आप बताओ, ऑक्जेलेटो लिगेंड में दाता परमाणु कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे H2O में दाता परमाणु कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो दोनों, ये भी दुर्बल लिगेंड है, ये भी दुर्बल लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये प्रबल की तरह भी हो गए। क्या करते हैं? प्रबल की तरह भी हो करते हैं, मतलब युग्मन करवा देंगे तो अंदर वाले डी खाली हो जाएंगे तो अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो D2sp3, यहाँ पे भी संकरण और यहाँ पे भी संकरण, क्या होगा? D2sp3 होगा, ना कि sp3D2। याद रखने के लिए इसको ध्यान रख सकते हो, ऑक्स मतलब बेल। तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक, 3 काले बेल, 3 मतलब +3, काले मतलब कोबाल्ट, बेल मतलब ऑक्स, अचानक गाय बन गए, मतलब जो नहीं हो सकता था वो हो गया, ठीक है? पता नहीं कौन ऐसा बायोलॉजिकल चेंज आ गया कि बेल गाय बन गए। फिर आगे, अब इसके लिए ध्यान रख लेना। हाँ जी, यहां पे जरा देखो कोबाल्ट का ही ध्यान, 3 काले कोए, पानी H2O लिगेंड हो तो पानी में नहाकर सफेद हो गए, जो कि हो ही नहीं सकता, है ना? तो ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्जेलेटो और कोबाल्ट के साथ अगर ऑक्सीजन वाला लिगेंड अवेलेबल हो, अटैच हो, अगर कोबाल्ट के संकुल में, अष्टफल के संकुल में ऑक्सीजन दाता परमाणु हो, म्यूटेशन, वेरी गुड, कोई तो बायोलॉजी वाला बच्चा है, म्यूटेशन हो जाए। हाँ जी, म्यूटेशन हो गया। अच्छा, मैं भी यही बोलूंगा, ठीक है? हाँ जी, अगर कोबाल्ट का अष्टफल के संकुल है और लिगेंड कौन सा है? ऑक्सीजन वाला, जिसमें डोनर एटम है, तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा कि यार जो नहीं हो सकता वो हो जाएगा। यार ये तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ना, प्रबल होगा। ये दुर्बल होता है H2, ना इसमें तो प्रबल होगा भैया। तो यहाँ पर संकरण क्या होना चाहिए था? sp3D2 होना चाहिए। होगा क्या? D2sp3। ट्रिक क्या ध्यान रखोगे? 3 काले मतलब कोबाल्ट +3, बेल मतलब ऑक्जेलेटो, अचानक गाय बन गए, मतलब अगर कोबाल्ट +3 ऑक्जेलेटो के साथ ही अष्टफल के संकुल बना रहा है तो भैया कुछ ऐसा होगा कि जो ना हो सकता। यहाँ पर 3 काले और कोबाल्ट +3 कोए, 3 काले कोए, पानी मतलब H2 में ना करके सफेद हो गए। तो ध्यान रखना बेटा, अब पानी में नहाने के बाद सफेद कौन हो जाएगा? ये तो तगड़ी ट्रिक है यार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? तो ये सारी चीजें एकदम, साबुन लगा के पानी में कूद जाओ तो सब सफेद उल्टा हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? ये ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखने हैं, 1 2 3, ये क्लियर हो गए। और एक ये भी हो गया, एक और। हाँ जी, एक चौथा अमोनिया के 2 संकुल, ध्यान रखना। 2 माफियाओं ने डाला अमन में खलल, 2 माफियाओं ने डाला अमन में खलल। यार पता नहीं 2 लोग आए अचानक से यहाँ पे ना, माहौल खराब करके चले गए। अमन मतलब अमोनिया, 2 माफिया मतलब जिनके +2 आवेश है। कौन से है वो? एक है Fe+2 और एक है बेटा अमोनिया मैंगनीज +2। सॉरी, ये एक संकुल तो ये है और Mn मैंगनीज का संकुल। देखो ध्यान से, 2 माफियाओं ने डाला अमन में खलल, 2 केंद्रीय परमाणु, कब? एक Fe+2 और Mn+2, ठीक है? अष्टफल के संकुल है, समन्वय संख्या 6 क्योंकि लिगेंड कौन सा है? अमोनिया कैसा होता है? प्रबल होता है, तो युग्मन करवा देता है। तो बेटा उससे क्या होना चाहिए? सर युग्मन करवा देगा तो अंदर वाले डी खाली हो जाएंगे, कमरे खाली हो जाएंगे। तो याद है ना, घर में जगह है तो जिया जी को या पापा जी को घर में सुलाएंगे, तो अंदर वाले 2 डी पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों का संकरण क्या होना चाहिए कि सर D2sp3 होना चाहिए। कि प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा, अंदर वाले डी खाली हो जाने चाहिए, कायदा तो यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये ठीक, यहाँ पर इसका संकरण जो निकलता है बेटा वो sp3D2 होता है। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? 2 माफियाओं ने डाला अमन में खलल, क्लियर है मामला? सर यहाँ, अरे इन संकुलों पे आवेश है बेटा, यहाँ पे और ये धनावेशित संकुल है, तो आवेश कितना है? +2 है। यहाँ पे और ये धनावेशित संकुल है, ठीक है? ठीक, इस अमोनिया के वजह से आवेश नहीं है, ये पीछे कोई ऋणायन हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। ये लेक्चर नंबर 8 है ना बेटा, 7 थोड़ी ना, समझ में आ जी? अच्छा, आज का लेक्चर नंबर 8 है ना, 8 ही तो है, 7 थोड़ी ना आज। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये वाली ट्रिक क्लियर बेटा। अब एक लास्ट और, हाँ जी, एक लास्ट और, ध्यान रखना, एक लास्ट और काम की इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यदि अष्टफलकीय संकुलों में, ये भी ध्यान रखना, यदि अष्टफलकीय संकुलों में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है? जिनके भी डाउट्स आए ना बेटा, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। यदि अष्टफलकीय संकुल में केंद्रीय परमाणु के पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो लिगेंड चाहे कोई भी हो, युग्मन नहीं होता है।
युग्मन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी कक्षक खाली, अब 3 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में, 1 2 3, तो अंदर वाले डी तो 2 डी तो वैसे खाली है बेटा, फिर युग्मन करने की जरूरत नहीं है, तो युग्मन नहीं होता है, युग्मन नहीं होता है, तो युग्मन नहीं होता है, नहीं है बेटा, ठीक है रोहित, नहीं है तो युग्मन नहीं होता। इसका उदाहरण करवाता हूं, देखो मैं भी आपको यहाँ से, क्लियर है, नहीं है बेटा रोहित, बेटा अभी तो उसमें टाइम लगेगा। देखो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चैप्टर कब खत्म हो जाए, समझ में नहीं आया तो क्या मतलब इस बात का, ठीक है, तुम्हें किस बात की जल्दी लगी हुई है बेटा, तुम्हारा 12th का सिलेबस ढंग से क्यों नहीं पढ़ना चाहते तुम, इसमें क्या ऐसा क्या कर लोगे जल्दी खत्म हो जाएगा, कहीं पहाड़ पे जाओगे क्या, ठीक, ओके ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि देखो ध्यान से इसका, यार इसमें ये चीज है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके हाँ जी। अब देखो ध्यान से इसका फटाफट से इसका उदाहरण, यही लिख लो पहले इसका उदाहरण को, हाँ जी। अब देखो ध्यान से इसका फटाफट से इसका उदाहरण, यही लिख लो पहले इसका उदाहरण को, उदाहरण देखो इसका, इसका उदाहरण देखो बेटा, अगर आप यहां पे देखोगे क्रोमियम NH3 होल 6, अगर मैं यहां पे कहूं क्रोमियम प्रावेश +3 है, क्रोमियम प्रावेश +3 है, अब मुझे बताओ इस संकुल में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस संकुल में केंद्रीय परमाणु के अंदर कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ बेटा, करेंगे राकेश, करेंगे, चिंता मत करो। इस संकुल में आप मुझे बताओ, पिछले कॉपी में सोल्व करके देखो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन, चेक करो। देखो केंद्रीय परमाणु पर आवेश सर क्रोमियम पर आवेश +3 है, Cr+3 है। अब Cr+3 है तो अब आप देखो इसका विन्यास क्या बन सकता है, सर क्रोमियम 24 नंबर पे आता है और 3d5 4s1 होता है, 3d5 4s1 होता है, ठीक है। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे बेटा, मुझे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, सुनना मेरी बात, यहाँ से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले तो एक तो बाह्यतम कोश से निकल गया और 2 यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पर क्या 3d3 हो गया, क्या 3d3 हो गया, अरे भैया डी के अंदर केंद्रीय परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय परमाणु के पास बाह्य कोश, ठीक है, ये बाहर वाले जो संकल में भाग ले डी कक्षक में, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के पास यहाँ लिख लो डी कक्षक में, वरना फिर कोई और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, डी कक्षक में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो युग्मन नहीं होगा, चाहे लिगेंड कोई भी हो जाए। अमोनिया प्रबल है फिर भी 3 ही रहेंगे, दुर्बल होता तो भी 3 ही रहेंगे। क्लियर है क्या मामला, क्या क्लियर है मामला, एकदम बिंदास तरीके से समझ लेना बेटा, ठीक है। अब आपके सामने कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है प्रेरणा जी, ठीक है चिकारा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो, बस इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये D3 को आप कैसे देखोगे, 1 2 3, ये खाली 3d और ये 4s, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, तीनों के तीनों अयुग्मित रहेंगे, ठीक है, इसमें लिख लेना अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है जी, ओके विनीत। तो इस तरीके से आप इन 5 पॉइंट को ढंग से देख लो भाई, ये जो आपको थोड़ा बीच बीच में परेशान करते होंगे, ठीक, ओके। देखो अगर तो जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, नोट नंबर 1, निकल +2 है लेकिन अष्टफल के संकुल है, लेकिन चाहे प्रबल है या दुर्बल है। अब डी के अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, अब डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक डी खाली बचेगा, चाहे युग्मन भी करवा दोगे तो एक डी खाली बचेगा। अब उस एक डी का कोई परमाणु क्या कर लेगा, तो भैया ऐसा अगर बाहर वाले ले ले, ठीक है, तो इसमें संकरण सदैव sp3d2 रहेगा, ना कि d2 sp3d2 रहेगा। और अगर निकल +4 है बेटा, तो इसका जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाने की वजह से युग्मन करवा लेगा, तो फिर अंदर दो डी कक्षक खाली बच जाएंगे, तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा, अंदर d2 sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे देख लो, और अगर कोबाल्ट, ये 2 कॉम्प्लेक्स ध्यान रख लेना, कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन दाता परमाणु वाला लिगेंड हो तो वो भी प्रबल की तरफ बिहेव करने लगता है। ध्यान रखने के लिए 3 काले बेल अचानक गाय बन गए और 3 काले कोवे पानी में नहा करके एकदम सफेद हो गए, ठीक। अब आगे देखिए, सर अमोनिया तो ऐसे फैलेना तो पेड़ बना लेगा ना, अरे मेरे लाल फिर स्टार क्यों लगवाता, अगर नॉर्मल जिंदगी होती तो फिर स्टार क्यों लगाता मैं, समझ में आया, ओके। तो यदि अष्टफल के संकुल में केंद्रीय परमाणु के पास डी कक्षक में 3 या 3 से हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिगेंड चाहे कोई भी हो, समझ में नहीं आता हिंदी में, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको फिर नॉर्मली बस उनका युग्मन नहीं करवाना है, अभी सेफ्टी पढ़ाऊंगा उसमें सारी बातें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम जब भी हम म्यू की वैल्यू सोल्व करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, वीबीटी लगाएंगे, जब भी हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे तो हम वीबीटी लगाएंगे, संकलन देख रहे होंगे तो वीबीटी लगाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इनमें सीएफटी लगती है, ठीक। इन चीजों से सारी बातें क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, ये डन है मामला, तो ये क्लियर। अब सीएफटी हेडिंग डाल लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेडिंग डाल लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेडिंग डाल लो, अरे यार हाँ जी, यहीं पे काम खत्म हो गया ना, मेरे को आगे नहीं जाना पड़ा, हाँ। अब हेडिंग डाल लो सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, अबे पढ़ा करो तश्यब सुमित, ऐसे मत कर यार, अभी तो तुम मिलाई था मेरे को लखनऊ में, ऐसे करेगा तो देख कहां गया। ऑक्जेलेटो बेटा द्वितंतुक लिगेंड होता है ना, अरे ऑक्जेलेटो सुमित, तेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी ना, ठीक है। ऑक्जेलेटो क्या होता है, OX, ये क्या होता है C2O4 2-, या एक द्वितंतुक लिगेंड होता है, एक ही लिगेंड 2 बंद बनाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तेरा तो नंबर भी आ गया मेरे पास अब, ठीक है, अपनी मम्मी को मैं कभी कॉल लगा सकता हूँ, ये तो गलती हो गई तेरे से नंबर देकर, ठीक, ओके। तो ध्यान रखो ये कैसा है, द्वितंतुक लिगेंड है, तो यहाँ पर एक ही ऑक्जेलेटो 2 बंद बनाएगा ना भाई, समझ में आया। सर कोपर पर तो कोबाल्ट पे चार्ज +2, अरे भाई एक ऑक्जेलो पर क्या होता है -2, तो 3 पर कितना होगा -6, -6 में कितना जोड़ूंगी, -3 आ जाएगा, प्लस का 3 जोड़ेगा ना, गणित में नहीं आती तुम्हें, ठीक। अब आगे बढ़ते बस, अब बेटा और कोई मस्ती मजाक नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो अब हेडिंग डाल लो, बस आप हेडिंग डाल लो, अब आप हेडिंग डाल लो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये कुछ नहीं देखना, मैं ले समझाऊंगा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, हाँ पहले इसको नोट डाउन, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये डाल लो, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, दूसरी बात ये यार, मैंने आज भी चेक करवाया था बेटा, आरएम बैच 2 वाले बच्चों, आपके कोर्स में जिस तरीके से बैच 1 में अपलोडेड है फाइल, वैसे ही बैच 2 में भी अपलोडेड है, ठीक है। मैंने आज खुद मैंने भी देखा है, तीसरी बार मैं गया हूं, एक बार जरूर चेक करना, कहीं में तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। मैंने आज भी चेक करवाया उन मैडम से, और मैडम ने बोला कि यस सर अभी भी अपलोडेड है फाइल, और मैंने उनसे मांगी भी है, और मैंने खुद ने देखा वहां पर, ठीक, और उन्होंने मेरे को भेजी भी है मेरे सामने, ये देखो आपके कोर्स में ये वाली फाइल, अरे उसमें देखो ना यार, प्रैक्टिस वाले कॉलम में देखो, अभ्यास वाले कॉलम में देखो, ये खुल रही है, ठीक है, वो दोबारा मैंने डाउनलोड कर लिया आपके लिए, ये देखो, ये यहां से देखो ध्यान से, ये देखो पूरी,
या गई ऑर्गेनिक या यूपीएससी नेम, ये सब कुछ है सर सारी है। अरे फिर क्यों बोल रहे हो? यस सर आ गई पीडीएफ, है ना पीडीएफ। फिर अब नहीं, अब मतलब कुछ को देखना नहीं आ रहा फिर, ठीक है बात ये। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब थोड़ी देर अब तुम्हारे चलता रहेगा हाँ या ना, हाँ या ना, आया नहीं आया नहीं, थोड़ी देर इसको होल्ड पे करते हैं। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके पिछले वाली थ्योरी थी वीबीटी। वीबीटी ने क्या बोला था? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करे उससे पहले केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर आएगा, केंद्रीय परमाणु लिगेंड के बीच में कोई बंध नहीं बनेगा। क्या बोलती है थ्योरी? कि आपका लिगेंड आएगा, केंद्रीय परमाणु के संपर्क में आएगा और बंध बनाने के बजाय केंद्रीय परमाणु के जो डी कक्षक है, जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी कक्षक है 5 डी कक्षक, इनको विपाटित कर देगा। लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करने के बजाय केंद्रीय परमाणु के 5 डी कक्षकों को विपाटित कर देगा 2 भागों में। क्या बोल रहा हूं मैं? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करने के बजाय उनको 2 भागों में विपाटित करेगा। ये होती है सीएफटी। वीबीटी लोन पेयर लाएगा, दान करेगा, संग्रहण होगा, फिर उसमें आएंगे वगैरह वाला सीन। यहाँ तो भैया हमको देना ही नहीं, हमको तो छीनना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तोड़ ताड़ी करेगा। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे उपसर्ग संयोजक बंध की बात नहीं होगी, ठीक है। वीबीटी बोलती है कि भैया उपसर्ग संयोजक बंध बनता है, ये कुछ अलग तरीके से चीजों को समझाता है। सबसे पहली बात आप इसमें लिखो गिवन बाय दिया किसने? ये एच बेथे, एच बेथे ने ये दिया, ठीक है। अब अगली कहानी एच बेथे। हाँ जी, अब इस सिद्धांत में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार मैं सारी बातें बताता हूं, फिर आपको वहां से लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु और लिगेंड को बिंदुवत आवेश माना गया है। केंद्रीय परमाणु ये भी बिंदुवत आवेश रहेगा, लिगेंड को भी एक बिंदुवत आवेश माना गया है। अगर लिगेंड ऋणावेशित है तो उसको बिंदुवत ऋणावेश की तरह ट्रीट कर लेंगे, जैसे इस पर कोई ना कोई आवेश होगा ना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या? इसमें केंद्रीय परमाणु और लिगेंड को बिंदुवत आवेश के समान माना गया है, कि मतलब ये धनावेश है तो आने वाला लिगेंड या तो ऋणावेशित रहेगा, ठीक है। और अगर लिगेंड उदासीन है, मान लो लिगेंड उदासीन है, जैसे कि H2O है, तो उसको द्विध्रुव माना जाएगा। आपको पता है ना H2O की संरचना ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होती है, तो उसका आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश होगा। तो कहीं ना कहीं ये द्विध्रुव बन गया, क्योंकि इसमें 2 चार्ज प्रोड्यूस हो गए, एक प्लस और एक माइनस, तो ये द्विध्रुव बन गया, इसमें 2 ध्रुव उत्पन्न हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर लिगेंड उदासीन है तो उसको द्विध्रुव माना जाएगा, मतलब प्लस माइनस दोनों वाला, आंशिक रूप से धनावेश, आंशिक रूप से ऋणावेश। और अगर लिगेंड ऋणावेशित है तो उसको बिंदुवत ऋणावेश माना जाएगा। ओके, अब अगली कहानी क्या? लिगेंड कोई भी हो, जब केंद्रीय परमाणु के कांटेक्ट में आने लगेगा, जैसे जैसे इनके बीच में नजदीकियां बनने लगेगी, तो अब क्या होगा? केंद्रीय परमाणु के जो डी कक्षक है उनके अंदर दिक्कत पैदा होने लगेगी। क्यों दिक्कत पैदा होने लगेगी? क्योंकि ये है आपके पास डी कक्षक। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सब समझना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, सब समझना है, तो समझते टाइम पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, याद आ रहा है? अब तो याद आया होगा। ये 3 कक्षक बनाने नहीं है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों की पालियां अक्षों के बीच में है, जबकि 2 डी कक्षक डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां अक्षों पर होती है। हाँ जी, तो ये है आपके पास केंद्रीय परमाणु, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। भाई आवेश है, आवेश है तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इसके जो पांचों के पांचों डी कक्षक होंगे वो सेम एनर्जी लेवल वाले होंगे, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी। और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश। समभ्रंश मतलब सेम एनर्जी वाले, इन पांचों की ऊर्जा एक जैसी, सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे, जितनी ऊर्जा इसकी उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करने लगेगा, केंद्रीय परमाणु की तरफ, अब लिगेंड आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। अब हमारे केस में अगर हम बात करें, हमें किनके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेटा समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में, बोले तो अष्टफलकीय संकुलों में, और समन्वय संख्या 4 वाले संकुल में। अब अगर मैं बात करूं अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय से क्या समझते हो? जिसके 8 फलक हो, जिसके 8 फलक हो, सीधी बात ये समझ में आती है, अष्टफलक मतलब 8 फलक वाला, चतुष्फलक मतलब 4 फलक वाला, यही बात समझ में आती है। तो जो अष्टफल की संरचना होती है बेटा, उसके अंदर जो लिगेंड होते हैं, एक लिगेंड दाईं तरफ से आ रहा है तो एक बाईं तरफ से, एक ऊपर से तो एक नीचे से, कोई एक आगे से तो कोई पीछे से। तो यहां पर जो, अब देखो अष्टफल की संरचना में बनाता हूं, सब समझना है, लिखना कुछ नहीं है। ये केंद्रीय परमाणु है, ये अष्टफलक है, एक ऊपर से एक नीचे से, एक दाईं से एक बाईं से, एक आगे से एक पीछे से। जैसे कि सपोज कीजिए बीच में केंद्रीय परमाणु है, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये बन जाएगी आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ गया? लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बीच में केंद्रीय परमाणु। तो अब यहां पर जब अष्टफलकीय संकुल बनते हैं, तो अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अक्षों के अनुदिश करते हैं। कहां? अक्षों के अनुदिश करेंगे। एक लिगेंड प्लस वाई अक्ष से आएगा तो दूसरा माइनस वाई अक्ष से आएगा, एक एक्स अक्ष से आएगा तो एक माइनस एक्स अक्ष से आएगा, एक जेड अक्ष से आएगा दूसरा माइनस जेड अक्ष से आएगा। हाँ या ना? क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि हमें पता है भैया 3 तरह की अक्ष होती है, एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया मामला? एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा होगा, एक ऊपर से आ रहा है तो एक नीचे से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा होगा। तो एक अष्टफलक के अंदर जो 6 लिगेंड होते हैं वो अष्टफलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं, और उनके आने की दिशा क्या होती है? अक्षों के अनुदिश। एक अक्ष के इस एक्स से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इधर से, एक इधर से आ रहा है। तो कहानी बच्चों कुछ ऐसी है कि यार जब केंद्रीय परमाणु के नजदीक लिगेंड आता जाएगा तो केंद्रीय परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा लंबे समय तक एक जैसी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड अक्षों के अनुदिश आ रहा है। अगर मैं अष्टफल की संकुल की बात करूं तो अष्टफल, अब लिगेंड में भी अब ये प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिगेंड में भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, और इस केंद्रीय परमाणु के डी कक्षकों में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर लिगेंड अक्षों के अनुदिश आ रहा है तो जो डी कक्षक अक्षों के अनुदिश है
ये वाले इसकी पाली अक्षों पर है कि नहीं, ये वाई अक्ष पर और ये एक्स अक्ष पर, यहाँ जेड अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, तो यार इन दो डी कक्षकों में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के सामने आ जाएंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो मित्रों, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी दो डी कक्षकों की। जबकि ये तीन डी कक्षक ये इनकी ऊर्जा एवरेज एनर्जी से कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो बढ़ती है भाई, जब केंद्रीय परमाणु है उदासीन अवस्था में तो कम एनर्जी थी, लेकिन जब संकुल बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो, अब जैसे कि मान लो एक समतल जमीन है कितनी अच्छी लगती है, एक समतल जमीन कितनी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको मकान बनाना है तो खुदाई भी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो तोड़फोड़ तो करनी पड़ेगी ना, फिर एकदम बढ़िया दिखता है ना कमरा, बढ़िया लाइट लगा रखी है, यहाँ लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है राम निवास, किसने कोई लिखा रखा है, कोई किसने कुछ लिखा रखा है, आशीर्वाद भवन, किसने लिखा रखा है शर्मा निवास, किसने लिखा हुआ है कुछ और, है ना, तो जब जमीन एकदम बढ़िया थी तब भी तो ठीक था ना, लेकिन बन गया तो और बढ़िया लगा। उसी तरीके से जब संकेंद्रीय परमाणु किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ तब भी वो तो ठीक है, लेकिन जब संकुल बनाना होगा तो लिगेंड आएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी तो बढ़ेगी। अब एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पर ये पांचों डी कक्षक टूटेंगे, एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन उसमें से भी कुछ डी कक्षक ऐसे होंगे जो ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे होंगे, जो लिगेंडों के सामने आ रहे होंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जो डी कक्षक लिगेंड के सामने नहीं आ रहे उनकी ऊर्जा घट जाएगी, ताकि कुल ऊर्जा नियत रहे। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। हाँ जी, क्लियर है मामला? ओके, अब यहां पर इन बातों को ध्यान से देखो। पहला पॉइंट लिख लो फटाफट से। हाँ भैया, ये नहीं लिखना बेटा, ये मैं इसको बढ़िया से बताऊंगा, चिंता मत करो। ये लिखो, संक्रमण धातु संकुलों में लिगेंड बिंदु आवेश से उपचारित होते हैं। पहला पॉइंट, संक्रमण चतुष्फलकी होगा तो बताऊंगा ना, उनके बारे में भी पिक्चर पूरी बाकी बेटा, अभी आप पूरे किरदारों से नहीं मिले हो। एक संक्रमण धातु संकुलों में लिगेंड बिंदु आवेश से उपचारित होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक साधारण लिगेंड ऋणायन एक बिंदु ऋणावेश और उदासीन अणु को एक आणविक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये दूसरा पॉइंट, एक साधारण लिगेंड बिंदु ऋणावेश और उदासीन अणु आणविक द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। अगला अमन अंसारी पढ़ ले बेटे। अब जरा देखो ध्यान से, इन ऋणावेशों के विद्युत क्षेत्र में धातु परमाणु के 5 डी कक्षक, ये लिखो, अधिक समय तक समान ऊर्जा नहीं रख पाते। भाई जब तक लिगेंड दूर दूर है कम प्रतिकर्षित हो रहा होगा, लेकिन जब बिल्कुल ही आ जाएंगे तो फिर तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा ना, तो यहां पर अधिक समय तक ऊर्जा नहीं रखते हैं समान। और ये 5 समभ्रंश कक्षक, ये 5 समभ्रंश डी कक्षक 2 स्तरों जैसे कि T2G और EG स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? लिख लो इसको फटाफट से, एक बार फटाफट इसको लिख लो। लास्ट वाला पॉइंट, ये डी वाला, धातु के डी कक्षकों के विपाटन का प्रसार। अब कितना प्रसार होगा वो डिपेंड करता है लिगेंड कौन सा है। प्रबल लिगेंड है ज्यादा विपाटन होगा, दुर्बल है कम विपाटन होगा। लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं कि 6 कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु पर आवेश क्या है उस पर डिपेंड करेगा। लास्ट, धातु के डी कक्षकों के विपाटन का प्रसार, संयुक्त संकुलों के चुंबकीय व्यवहार, स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। फटाफट से इसको लिख लो बेटा, मैं आपको 36 हो रहे हैं, 38 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी कराता हूं, ठीक है। लिख लो फटाफट इसको। हाँ बिल्कुल, स्पाइक उठ जाएगी, विपाटन उठ जाती है। आयुष क्लियर है भाई? विशाल जी बेटा बाद में देख लेना, बीच में आया तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वैष्णवी जी वेरी गुड, आधा नहीं है ना तो बेटा वो आधा दूसरी बार अपलोड किया गया था, दोबारा वही पूछ रहे बच्चे सारा। पूरा सिलेबस बेटा नीट के एग्जाम के बाद खत्म होगा, अभी नहीं होगा, अगले साल, अगले 2025 वाले एग्जाम में खत्म होगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको? ये सबने लिख लिया? ओके डन है क्या? अच्छा लिख लो भाई, लिख लो यार, अभी भी लिख रहे हो क्या यार? बेटा इतना टाइम मत लगाया करो, मैं बता दूंगा अभी ये EG T2G क्या है। आप 2025 की तैयारी कर लो बेटा। अरे एक बार लिख लो ना, भी लिख लो, बताऊंगा सब बताऊंगा, ठीक है। और नहीं हुआ है तो जगह छोड़ दो, अब मैं नहीं लिख रहा, अब मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। हो गया यहाँ पे 38 हो गया, 39 हो गया, बस अब रहने दो, ठीक। अब वापस आते हैं यहाँ पर कहानी। ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी, ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो समझाऊंगा। ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई थी, इसको इससे कोई नोट डाउन नहीं करना बेटा, बस यहाँ पर आपको चाहो तो आप ये डी कक्षक आप ऑलरेडी जानते हो, ये डी कक्षक ऑलरेडी जानते हो, ये डी कक्षक ऑलरेडी जानते हो। सर जी EDTA की VBT निकाल सकता है क्या? निकाल, EDTA तो लिगेंड है, डबल लिगेंड है, ठीक। ओके, अब यहाँ पर आगे की कहानी, अब हेडिंग डाल लो। हमें 2 में पढ़ना है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में भी और चतुष्फलकीय संकुलों में भी। समभ्रंश बेटा जिनकी ऊर्जा समान हो, समान ऊर्जा वाले कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। लिख लो समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं बेटा? खाली जगह पे लिख लो, समान ऊर्जा वाले कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ओके, अब अगर हम बात करें अगर हम पुराने बेस में दिलचस्पी है, हाँ, अब अगर हम बात करें अष्टफलकीय संकुल, तो अष्टफलकीय संकुलों के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। इसका मतलब ये है कि 6 लिगेंड केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करेंगे, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अतः 6 लिगेंड केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करते हैं, केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आक्रमण करते हैं, ठीक है। अब अगली कहानी, अरे बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या है वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो आगे आता है, ठीक है। अभी मत जाओ सोचो उस पर। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर अगली कहानी, मैं क्या बोल रहा था यार, ठीक है। अगली कहानी, हाँ मैं ये बोल रहा था बेटा कि यार 6 लिगेंड केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करते हैं। थोड़ी देर तुम्हारे कमेंट बंद करने पड़ेंगे। चूंकि अष्टफलकीय संकुलों में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है तो मतलब 6 लिगेंड है जो केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करेंगे। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिर्फ डी कक्षकों के बारे में बात करती है, एस कक्षक पी कक्षक के बारे में ये बात नहीं करती। ये इसकी कमी है जो कि आप नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। हमें तो सीएफटी तक ही पढ़ना है, ठीक है, हमें तो सीएफटी तक ही पढ़ना है। सीएफटी में भी कुछ कमियां हैं लेकिन हमें तो यही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में उसकी कमियां नहीं आएगी, हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सीएफटी सिर्फ डी कक्षकों के बारे में बात करता है, एस कक्षक पी कक्षक के बारे में बात नहीं करता है क्योंकि विपाटन डी कक्षकों में होता है, ठीक। ओके, तो अष्टफल की संकुलों में बेटा समन्वय संख्या 6 है, ओके, मतलब 6 लिगेंड आक्रमण करेगा। चूंकि हम जानते हैं, एक और बात, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु के 5 डी कक्षकों में से 3 डी कक्षक कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, अक्षों के मध्य एवं 2 डी कक्षक अक्षों 2 डी कक्षक कौन कौन से, 2 डी कक्षक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 2 डी कक्षक अक्षों पर अभिविन्यासित रहते हैं, ठीक है मामला, ओके। तो अब ठीक है ना, ये तो हमने रिंग डाल लिया, ठीक है। तो जब, हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई। जब लिगेंड केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण करता है तो यह अक्षों के अनुदिश आक्रमण करता है जिससे डी कक्षक दो भागों में विपाटित मतलब बढ़ जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, ठीक है। पहला भाग T2G कक्षक बेटा 3 कक्षकों का समूह होता है, ठीक है। T2G कक्षक कौन कौन से, DXY, DYZ और DZX, ठीक है। एक तो ये कम ऊर्जा वाले कक्षक T2G कक्षक कहलाते हैं। और बी होता है EG कक्षक, ये है आपके पास DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर या माइनस ही बोल देते इसको, और DZ स्क्वायर, ये अधिक ऊर्जा वाले, क्योंकि यही तो अक्षों के अनुदिश थे। लिगेंड कहां से आ रहे, अक्षों के अनुदिश आ रहे, तो इनकी पालियां अक्षों पर थी तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर मामला। तो यहां पर EG कक्षक, ठीक है, ये अधिक ऊर्जा वाले कक्षक, ओके। इतनी बात एकदम मक्खन है बेटा, अभी तक आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट, कोई बात नहीं समझ में नहीं आया तो ट्रिपली डीजनरेट मतलब 3 कक्षक जो समान ऊर्जा वाले हैं। और EG इसका मतलब होता है डबली डीजनरेट, जब 2 कक्षक समान ऊर्जा वाले हों, ठीक है। ये T2G देखो ध्यान से, अगर तुम में से कोई बच्चा आगे चल करके केमिस्ट्री से एमएससी करता है, जैसे मैंने किया हुआ है, तो आप आगे चल करके बेटा पढ़ते हो ग्रुप थ्योरी एमएससी में। तो एमएससी में ग्रुप थ्योरीज आती है, तो ग्रुप थ्योरीज में यहाँ पर ये कुछ टी ई ये सिंबल वहां पे देखे जाते हैं। तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें तो नीट का पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना, हमें रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो T2G और EG वहां से आते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल्स की नेमिंग की जाती है, किसी को यू से डिनोट किया जाता है, किसी को ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तभी हमें तो इतने से मतलब है। T2G ट्रिपली डीजनरेट मतलब 3 समान कक्षक, और EG डबली डीजनरेट 2 समान कक्षकों का समूह। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब एक तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, कि यार ये मेरे पास केंद्रीय परमाणु था, इसमें लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, तो मैं एक अष्टफलक बना देता हूं, ठीक है। रुकना अष्टफलक थोड़ी नहीं, तो क्यों तो कुछ और बना दिया मैंने, तो अष्टफलक तो बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास केंद्रीय परमाणु, एक लिगेंड अगर यहाँ से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, ठीक है। एक लिगेंड अगर इधर से आ रहा है एक्स अक्ष की ओर से, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, तो एक लिगेंड इधर से आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा। ये है आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या सीन होगा, इसको ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही केंद्रीय परमाणु, जब तक केंद्रीय परमाणु एकदम फ्री था, उसके आसपास कोई भी लिगेंड नहीं थे, या मैं बोलूं केंद्रीय परमाणु एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित था, तो पांचों के पांचों डी कक्षक सेम एनर्जी वाले थे, बिल्कुल कम एनर्जी थी उनकी, ठीक है। थोड़ी बहुत एनर्जी तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो यहां पर ये पांचों डी कक्षक 1 2 3 4 5, ये 5 समभ्रंश डी कक्षक, इधर ऊर्जा बढ़ रही है, हाँ जी। अब जैसे ही लिगेंड आएगा तो बेटा कुछ ना कुछ तो प्रतिकर्षण होगा तो इसकी ऊर्जा थोड़ी बहुत बढ़ेगी। अरे जब मकान बनाओगे थोड़ी बहुत खुदाई तो करोगे ना, तो जमीन खराब लगेगी। अरे यार कितनी बढ़िया हरियाली थी यहाँ पे, बढ़िया गार्डन था, यहाँ में खेला करता था, देखो आज कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। बोलते थे ना अपने पुराने लोग, बोलते थे ना बेटा, अरे यार पता है हम थे ना यहाँ पे, हमारे जैसे शेर घुमा करते थे, आज देखो यहाँ पे मकान बन गए, हमारे जैसे शेर घुमा करते थे। हम जाते थे ना वहाँ पर सुबह घूमने, तो भाई उधर जंगल में ना शेर घुमा करते थे, आज देखो जंगल ही खत्म हो गया। तो वैसे ये 5 मुक्त अवस्था में 5 डी कक्षक सेम एनर्जी लेवल, जैसे यहाँ पर लिगेंड आएगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। ये आ गया एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। अब लिगेंड और ज्यादा क्लोज आएंगे तो फिर 3 या अब 5 दोस्त थे, उनके बीच में गुट बन गए कि यार अपन 3 अलग हो जाते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये औसत ऊर्जा वाली लाइन, 2 कक्षक ज्यादा ऊर्जा। देखना ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ऊपर जाएंगे 2 कक्षक, नीचे रहेंगे 3 कक्षक। 2 कक्षक वाला ये गेप बड़ा रखना, ठीक है, ओके। और ये 3 कक्षक वाला गेप थोड़ा कम रखना, इस लाइन से। ये हो गया यहाँ पे विपाटन। तो ये 5 कक्षक, फिर ये 5 कक्षक, और यहाँ पे ये 3 कक्षक वाला ये सेट कहलाता है T2G कक्षक, और ये कहलाता है आपका EG कक्षक। कौन से कक्षक है ये DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, और यह DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, और ये DZ स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्लियर है क्या मामला एकदम? ओके, क्लियर है क्या मामला? ओके,
हाँ जी। सब मुझे एक बात बताइए कि जब कक्षक भर जाता है तो फिर खाली वाला क्यों जोड़ते हो? कौन सा खाली वाला बेटा? अरे ये 5 कक्षक हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेंगे। ठीक, यहां पर हम इलेक्ट्रॉनों की बात देखो, ये जो डी कक्षक है, समभ्रंश कक्षक, लिगेंड आया, ये विपाटित हो गए। ठीक है, ओके, लिगेंड आया, ये विपाटित हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर लिगेंड अक्षों के अनुदिश भी आ रहा है, अक्षों के विपरीत भी आ रहा है। समझ में आया अभी तक? यहां तक अभी तक समझ में आया सारा कुछ जितना मैंने बताया? ये क्लियर हो गया? अब जरा देखो ध्यान से, ये एवरेज एनर्जी, ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ओके, तो यहां से इन कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो गई तो इसका मतलब इन्होंने ऊर्जा ग्रहण करी होगी, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। अभी रुकना, सब दिखाऊंगा मैं। यहां पे प्लस आएगा। इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कुछ कम हो गई तो यहां पे ऊर्जा कम हुई होगी, रिलीज हुई होगी, इसलिए माइनस आएगा। पहली बात तो ये समझो, ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी। इन 2 कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई, ये कितनी ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे? जितनी ये 3 कक्षक त्यागेंगे। भाई जरा देखो ध्यान से, ऊर्जा कब बैलेंस रहेगी? बेटा देखो ध्यान से, टोटल 5 कक्षक से 5 में से 2 की ऊर्जा बढ़ गई, तो इनकी ऊर्जा कितने के बराबर बढ़ेगी? जितनी ऊर्जा रिलीज करेंगे। हाँ है ना? तो 5 में से 3 कक्षकों के बराबर ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे, ताकि यहां पर क्या आ जाए? 3/5। 5 में से 3 कक्षकों के बराबर ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। और ये 5 कक्षक थे, 5 में से 3 नीचे आ गए, तो ये कितनी ऊर्जा ग्रहण किए होंगे? कितनी ऊर्जा त्यागे होंगे? जितनी दोनों ग्रहण करी होगी। तो यहां पर -2/5, ये बोले तो -0.5, -0.4 सॉरी। अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, सुनो, इतनी कहानी हो गई, इतनी कहानी हो गई। अब अरे आवाज आ रही सबको? अब हाँ, कक्षकों का रोल बेटा। अब इतनी कहानी हो गई, डी कक्षकों का विपाटन, हमने इलेक्ट्रॉनों का विपाटन थोड़ी ना बोला है, डी कक्षकों का विपाटन बोला है, शुरुआत से मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर अगली कहानी, ये जो T2G, ये Eg कक्षक है और T2G कक्षक, इन दोनों के बीच का ये ऊर्जा अंतराल, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल, यहां से लेकर के यहां का जो एनर्जी गैप है बेटा, इसे कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE सब लिखवा दूंगा, पहले ये बना लो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इसे कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लो। डायग्राम बड़ा होता है, पहले बता दिया करो सर प्लीज। क्यों बताऊं भैया, मैं बनाता रहूंगा, इससे पहले कुछ लिखवाया थोड़ी ना मैंने। अरे कुमार जी, CFT का मतलब है लिगेंड आएगा, लिगेंड लोन प्रदान करने के बजाय डी कक्षकों को विपाटित कर देगा। 5 कक्षक में से 2 कक्षक ऊपर ज्यादा ऊर्जा वाले, 3 कक्षक कम ऊर्जा वाले बन जाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है मामला? ठीक है, हाँ जी, ओके। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से सारी बातें। तो अष्टफल के संकुलों में भाई साहब ये गणित लगती है, अष्टफल के संकुलों में इतनी सी गणित लगती है जो कि आपके सामने है। इनमें लिगेंड कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, वो अलग मैटर। पहले इतना देख लो कि अष्टफल के संकुलों में विपाटन कैसे होता है, ऐसी पिक्चर चलती है। क्लियर हो गया मामला? 5 डी कक्षक है, 2 भागों में बढ़ गए। उच्च ऊर्जा वाला, ये निम्न ऊर्जा वाला, वो उसकी ऊर्जा ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि लिगेंड इन्हीं अक्षों के अनुदिश आ रहे थे, अक्षों के अनुदिश और अष्टफल के कक्षक आ रहे थे, अक्षों के बीच में होते हैं। तो अष्टफल के संकुल, यहां लिख लो, अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ये है अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के संकुलों में क्षेत्र विपाटन। ओके, ठीक। अब एक बात और, यहां पर कहां था वेडिंग? अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफल। अच्छा, अष्टफल के संकुलों को, अष्टफल के को क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसी को नहीं पता हो तो लिख लो भैया, अगर किसी को नहीं पता हो तो अष्टफलक। अष्टफल के संकुल को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां इस कक्षक और इस कक्षक के बीच का ये एनर्जी गैप, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, अंतराल, अंतर को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से दर्शाते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो CF है, इसको डेल्टा से भी दर्शाते हैं, डेल्टा। अब कौन से संकुलों में देख रहे हैं? अष्टफल की। अष्टफल के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का O, डेल्टा O से हम इसको इंडिकेट करते हैं। यहां से लेकर यहां तक का ऊर्जा अंतराल डेल्टा कहलाता है, जिसका ये 0.6 डेल्टा और ये 0.4 डेल्टा O, ये भी मेंशन कर लो। ठीक है, ओके। तो डेल्टा का मतलब अंतराल, O मतलब 0 नहीं है, वो O मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफल के संकुलों के लिए। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? ये होता है बेटा अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। टन टना टन टन, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात जान ली? अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये डायग्राम नोट कर लिया। अब पहले मैं अष्टफल के संकुल के बारे में समझ लिया, अब हम चतुष्फल के संकुल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो, चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सब बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले उसको सीक्वेंस में जमा लें। हाँ जी, चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब चतुष्फल के संकुलों में क्या होता है, इसमें बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, चतुष्फल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब बात करें इसमें क्या होता है। वहां समन्वय संख्या कितनी होती थी? 6, यहाँ कितनी है? 4। तो वहां विपाटन ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि 6 लिगेंड है, यहाँ 4 लिगेंड है। लिगेंडों की संख्या ज्यादा विपाटन, यहाँ विपाटन कम है। ठीक है, दूसरी बात, समन्वय संख्या कितनी है? 4, तो कितने लिगेंड आक्रमण करेंगे? 4 लिगेंड आक्रमण करेंगे। तो पहली बात, चूंकि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, फटाफट से लिख लो बेटा, सेम है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा? पहली बात तो ये है। अतः कितने लिगेंड आक्रमण करेंगे? 4 लिगेंड आक्रमण करेंगे। पहली बात तो ये करेंगे, अतः 4 एकल दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 एकल दंतुक लिगेंड आक्रमण करेंगे, मन करते हैं। और दूसरी बात, और ये चतुष्फलकीय संकुलों में सर लिगेंड कौन सी दिशा से आक्रमण करते हैं? तो अगली बात जरा देखो ध्यान से, चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड होते हैं वो घन के एकांतर कोने पे उपस्थित होते हैं। मैं बताता हूं, चतुष्फलकीय संकुल में, पहले लिख लो, चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड घन के एकांतर कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है,
जो कि अक्षों के मध्य की व्यवस्था है, मतलब ये अक्षों के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। मतलब कहा जाए तो चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों के अनुदिश नहीं आते हैं, अक्षों के बीच में से आते हैं। एक्स और वाई अक्ष के बीच में से जेड, और एक्स अक्ष के बीच में से वाई, और जेड अक्ष के बीच में से जेड, एक्स अक्ष के बीच में से अक्षों पे नहीं आएंगे। हम रोड पे नहीं चलेंगे, हम तो खेत में से भागते भागते आएंगे, वो वाली चीजें। देखो ध्यान से कैसे, देखिए ध्यान से कैसे, फटाफट इस चीज को नोट कर लो बेटा। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, वरना ना फिर परेशान होगे बाद में। ठीक, बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आएंगे, समझ लो इस बात को। डन है मामला? ओके, देखो ये हमने बनाया एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, पहले इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। तो यहां पर बेटा देखो ध्यान से, ये है मेरा केंद्रीय परमाणु, ठीक है। 4 लिगेंड है, लेकिन वो ये देखो, ये एक्स अक्ष, इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये मेरे लिए एक्स अक्ष बन जाएगी, ये आगे बढ़ा दूं तो ये मेरे लिए वाई अक्ष बन जाएगी, इसको आगे बढ़ा दूं तो ये मेरे लिए जेड अक्ष बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बीच में आपके पास केंद्रीय परमाणु, इसके सेंटर पर। तो जो लिगेंड होते हैं वो एकांतर चतुष्फलक के केंद्रों, इसके ये एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कोने इसमें हैं, 8 कोने होते हैं। तो अगर मान लो भाई साहब एक लिगेंड मैंने यहां पे लगा दिया L1, तो अगला लिगेंड इस कोने पे नहीं, यहां पर होगा अगला लिगेंड, अगला लिगेंड इससे इस कोने पे नहीं, इस कोने पे होगा, यहां पर होगा, अगला लिगेंड इस पर नहीं, कौन सा गया, अगला लिगेंड इस पर नहीं, इस वाले कोने पे होगा, या L3। तो देखो ध्यान से चतुष्फलक बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक इसके साथ बन गया। और यहां पर जरा देखो नीचे त्रिभुज बन रहा है, ये ट्रायंगल शेप, ये ट्रायंगल शेप त्रिभुज, देखो ये ऐसे, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, एक लिगेंड यहां है, सब देखो नीचे तीन परमाणु है, ये 3 लिगेंड नीचे हैं, ये वाले, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, 3 लिगेंड नीचे हैं, ये 3 लिगेंड तो नीचे हैं, और केंद्रीय परमाणु के बीच में, यहां पर कहीं पर, यहां पे बीच में कहीं, और एक लिगेंड ऊपर है, ये 3 लिगेंड तो नीचे, तीनों बीच में कहीं पर, ये तीन कोने, 1 2 3, इन तीनों से बीच में यहां पर केंद्रीय परमाणु है। फिर लाओ ट्रायंगल शेप है, और यहां पर बीच में ये देखो 1 2 3, यहां पे कहीं केंद्रीय परमाणु है, और इसके ऊपर एक लिगेंड और बेटा, समझ पाए? नीचे 3 टांगे हैं, नीचे 3 टांगों वाला, देखो 3 टांगों वाला स्टूल, फिर बीच में यहां पे केंद्र और एक ऊपर ऐसे, ये ऊपर वाला लिगेंड, और नीचे 3 लिगेंड नीचे है, और बीच में ये मेरे हाथ में यहां पे केंद्रीय परमाणु है। फिर लाओ एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, तो नीचे ट्रायंगल बन गया, और फिर ये सब इससे जुड़ रहे हैं। ठीक, ओके। तो यहां पर ये बन गया नीचे त्रिभुज, ये भी से जुड़ रहा है, ये भी से जुड़ रहा है, ये देखो ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा त्रिभुज की, ठीक है। ये सब जुड़ रहे हैं इससे, ये भी से जुड़ रहा है, ये भी से जुड़ रहा है, ये भी से जुड़ रहा है, और एक ऊपर है। तो यहां पर क्या त्रिभुज बना या नहीं बना? बना, 1 2 3 भुजाएं, और ये चतुष्फलक की शेप मैंने इसको दे दी है, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर ये हमारे पास केंद्रीय परमाणु है, एक लिगेंड ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आपको इसमें ज्यादा अच्छे से फील आएगा, है ना। ये यहां पर ये ट्रायंगल, नीचे की सरफेस, ये ऊपर वाला, ये बन गया ट्रायंगल। तो चतुष्फलक के कोने पर, तो एक्स अक्ष पे भी कोई लिगेंड नहीं है, देखो इस अक्ष पर कहीं भी कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है। वो पीछे यहां पर अगर देखो, ये सेंटर एटम जस्ट बीच में, यहां पर वाई अक्ष पर भी कोई नहीं आ रहा, जेड अक्ष पर भी कोई नहीं आ रहा है, ये अक्षों के बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये वाला लिगेंड एक्स और वाई अक्ष के बीच में, ये वाला लिगेंड इसके बीच में, ये वाला लिगेंड इन अक्षों के बीच में। तो एक्सिस पे कोई लिगेंड आता ही नहीं है बेटा। तो कौन से कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होंगे? जो अक्षों के बीच में होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, ठीक। तो ये है ऑक्टाइडल फिल्ड, ये होगा आपके पास ऑक्टाइडल चतुष्फलकीय संकुल। हाँ जी, कितना लिख लिया था हमने? ठीक, अच्छा इतनी बात हो गई, अक्षों के मध्य व्यवस्था होगी। ये डायग्राम बना लो, हो गया? हाँ जी, ठीक। तो इस प्रकार के संकुलों में क्रिस्टल डी कक्षकों के विपाटन द्वारा, डी कक्षकों के विपाटन द्वारा कक्षकों के 2 समूह बनते हैं, कक्षकों के 2 समूह T2 एवं E कक्षकों के 2 समूह, T2 कक्षक, ऐसे नाम लिख लो, T2 कक्षक एवं E कक्षक, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, E कक्षक बनते हैं, जिनमें से T2 अधिक ऊर्जा वाला एवं E कक्षक कम ऊर्जा वाला होता है, क्योंकि अब लिगेंड अक्षों के बीच में से आ रहा है। और कोई बच्चा अचानक से आज प्रकट हुआ है क्लास में, तो बेटा उसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोलता हूं हर एक क्लास ढंग से देखना है। क्लियर मामला? तो जस्ट उसका अपोजिट करना है, फटाफट इसको लिख लो। सर यहाँ पे T2 लिखा, E लिखा, G नहीं लगाया इनके पीछे। देखो जी जिरेट बेटा यहाँ पे देखो नोट्स को बताता है, जो कि हमारे कोई काम के नहीं है, ज्यादा यहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक में पढ़ना ही नहीं है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो T2 G होता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बताता है नोट्स की संख्या। तो हमारे इनके लिए इनको कोई जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चतुष्फल के संकुलों के लिए इनके बिना भी हमारा काम बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं। बस इनमें ध्यान रखना, अष्टफल के संकुलों के पीछे G लगा देना, वो बड़े हैं, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड आता है, G करके बोलो उनको। यहाँ पे 4 है तो बिना G के भी काम चल जाएगा। इधर अरे सुनिए जी, उनको इज्जत देना, ठीक है। क्लियर हो गया मामला? ओके। तो ये बात, अब इसमें देखो क्या होगा, ये चीज नोट कर ली। तो यहाँ पर वही 5 डी कक्षक धातु परमाणु के 1 2 3 4 5 समभ्रंश डी कक्षक, इधर ऊर्जा है ही सही, ऊर्जा। हाँ जी, अब कितने लिगेंड आएंगे? 4 लिगेंड आएंगे। तो भैया थोड़ा सा तो केंद्रीय परमाणु का जो समान विद्युत क्षेत्र है वो असममित हो जाएगा, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये ऊर्जा बढ़ जाएगी। 1 2 3 4। अच्छा देखो ध्यान सुनना, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया होगा, वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ कर दें। देखो ध्यान से, इसकी ऊर्जा ये सबसे नीचे रहना चाहिए, ये वाला थोड़ा इसको भी नीचे मत कर देना। पता चला तुमने इस कक्षक की ऊर्जा इससे भी नीचे कर दी, देखना तुम में से किसी ने, इसका एनर्जी लेवल सबसे नीचे रहेगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे, इसको ऊपर करना है, ध्यान रखना है। क्लियर डायग्राम बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये 5 कक्षक, ये औसत ऊर्जा वाले, एवरेज एनर्जी। अब ये अच्छा, इस लाइन के बारे में मैंने बताया नहीं पिछली क्लास में, पिछले वाले डायग्राम में बेटा इस लाइन के बारे में नहीं बताया, यहाँ देख लो इस लाइन को क्या बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं बेटा,
बेरी सेंटर, इस लाइन को कहा जाता है बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर इसको बोलते हैं, सेंटर, बेरी सेंटर कुछ नहीं है, बेरी सेंटर लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। औसत एनर्जी लेवल को बताती है। अब लिगेंड अक्षों के बीच में जा रहे थे, अक्षों के बीच में कौन से कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो वो कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो उनकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। दो कक्षकों की ऊर्जा कम घट जाएगी। देखो दो तीन कक्षक ऊपर और दो कक्षक नीचे, यहाँ एनर्जी गैप कम, यहाँ ज्यादा रखा है मैंने, ठीक है। ये दो कक्षक, ये तीन कक्षक, ये ई कक्षक, ये टी टू कक्षक, टी टू कक्षक और ये ई कक्षक, ठीक। ये कौन कौन से बेटा, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। यहाँ पर ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है। क्लियर है मामला, ओके। क्योंकि भाई ऊपर तीन कक्षक जा रहे हैं ना, तो तीन कक्षक जा रहे हैं तो ये दो कक्षक क्या करेंगे, इन तीन के बराबर ऊर्जा त्यागेंगे, तो यहाँ पे इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आ रहे हैं इसलिए ऊर्जा घट जाएगी, ये ऊपर जा रहे हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। टोटल कितने कक्षक है, पांच, पांच में से कितने नीचे आए, दो, कितने के बराबर ऊर्जा त्यागेंगे, जितने ऊपर तीन गए, तो 3/5। तो यहाँ पे माइनस का आएगा इस बार 0.6। ऊपर टोटल कितने कक्षक थे, पांच, पांच में से कितने ऊपर गए, तीन, लेकिन कितने के बराबर ऊर्जा ग्रहण करेंगे, वो इन दो कक्षकों के बराबर, तो प्लस का 2.5, तो ये आ गया 0.4। अब ये है आपके पास वही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ये आपके पास क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसकी फिर बाद में गणना करेंगे, बस लिख लो, जिसको हम शॉर्ट में CFSE बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, चतुष्फलकीय संकुलों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो टी आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर जो ये ऊर्जा अंतराल है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा चतुष्फलकीय संकुलों में, इसको बोलते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो यहाँ से यहाँ पूरा एक डेल्टा टी जिसका 0.4 ऊपर है, तो 0.4 डेल्टा टी और 0.6 डेल्टा टी, इतना नोट डाउन कर लो। ये है आपके पास स्प्लिटिंग इन ऑक्टा इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एकदम मक्खन चीजें बेटा, ये बहुत ही जटिल चीजें हैं, आप आराम से समझ पा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो 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 हेलो, क्लियर है क्या मामला बेटा, अरे क्लियर है मामला एकदम, ओके। हाँ जी सर, डॉट वाली लाइन टेढ़ी क्यों, अरे ऊर्जा बढ़ रही है ना, यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। हाँ इस का टाइम हो गया, आ जाएंगे भी, सबको क्लियर बेटा। कहीं पर भी कोई टॉपिक अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाया उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाया है वो देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा देखेंगे उसको भी। आपको मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है, ट्राई करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, CFSE गणना से क्वेश्चन आता है इसमें, सिंपल भरने भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इसमें, ओके। इस चैप्टर के अंदर आपको VBT आना चाहिए, CFT आना चाहिए, फिर CFT में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं वो अगली क्लास में देख लेंगे। फिर सर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, विपाटन ऊर्जा क्या होती है, अगली क्लास में देखेंगे। सर इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसकी मदद से हम ये बताएंगे कि संकुल कैसे रंग दर्शाता है, ठीक है। उसके चुंबकीय गुणों की एक्जैक्टली गणना कैसे की जाती है, इसकी सहायता से हम संकलन भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी बातें। और जिनको समझ में नहीं आया है दोबारा से देख लेना, जिनको समझ में नहीं आया है दोबारा से देख लेना और क्लियर कर लेना, ठीक है, ओके। पढ़ के आना सब कुछ, अरे 11th का सिलेबस भी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, क्लियर, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।